एक बार की बात है जब रात के समय 3 खतरनाक चुड़ैल एक पीपल के पेड़ पर बैठी हुई बात कर रही होती है। बहुत दिन हो गए, कोई शिकार नहीं लग रहा। अरे कहाँ से लगेगा, पूरे गांव में हमारा खौफ जो है। तुम दोनों को शिकार के अलावा और कुछ नहीं सोचता। अरे कभी गांव की भलाई के बारे में भी सोच लिया करो। दोनों चुड़ैल हंसने लगती है। अरे भला इसे कोई समझाए, एक चुड़ैल होकर हम किसी की भलाई कैसे कर सकते हैं? क्या तुम भूल गई जब हमने कोई औरत को कार एक्सीडेंट के दौरान बचाया था, उसी दौरान हमारी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हम चुड़ैल बन गए। लेकिन गांव वालों ने हम अनाथ लड़कियों के शरीर को जलाया भी नहीं था, जिसकी वजह से हमारी आत्मा भटक रही है। वो तो हमारी किस्मत थी जो हमारे साथ हुआ। अगर हम उस दिन उस बूढ़ी औरत को नहीं बचाते तो बेचारी बूढ़ी औरत मर जाती। अरे यार बस करो, मैं तो जा रही हूँ अपना शिकार ढूंढने। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पहली चुड़ैल हवा में उड़कर जाने लगती है। बाकी की दोनों चुड़ैल उसके पीछे पीछे हवा में उड़ती हुई चली जाती है। तभी उन्हें जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो उसके बाहर जाकर रुकती है। मुझे तो यहाँ इंसान की खुशबू आ रही है, लगता है अंदर कोई ना कोई जरूर है। वो तीनों चुड़ैल घर की खिड़की से अंदर देखती है तो उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत खाट पर लेटी हुई दिखाई देती है। पानी, कोई एक गिलास पानी दे दो मुझे, मैं प्यासी मर रही हूँ, कोई मेरी मदद करो, पानी। अरे ये बेचारी अम्मा पानी के लिए तड़प रही है। हाँ रुको जरा, मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी पहली चुड़ैल उन दोनों को रोकते हुए कहती है, अरे तुम दोनों पागल हो क्या? हम तीनों चुड़ैलें हैं। हम तो इस बूढ़ी औरत को यहाँ खाने के लिए आए थे और तुम हो किसे पानी देने जा रही हो? तभी दूसरी चुड़ैल बोलती है, हम इतनी भी बुरी नहीं है कि किसी को तड़पते हुए ऐसे देखे। फिर वो दोनों चुड़ैल अपना रूप बदलकर इंसानी रूप में आ जाती है और बूढ़ी औरत को एक गिलास पानी पीने को देती है। ये देख पहली चुड़ैल भी इंसानी रूप धारण कर लेती है। तभी उनमें से एक चुड़ैल बोलती है, अम्मा अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। बेटी मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ, अब मुझसे खुद के लिए खाना नहीं बनाया जाता, तो मेरे लिए खाना बना दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तीनों बहनें मिलकर आपके लिए खाना बना देंगे। तीनों चुड़ैल मिलकर बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाने लगी। लेकिन उस बूढ़ी औरत को ये नहीं मालूम होता, वो बूढ़ी औरत उन तीनों को इंसान समझ लेती है। कुछ दिन तक वो तीनों चुड़ैल बूढ़ी औरत की खूब सेवा करती है। जिसके बाद एक दिन बूढ़ी औरत कहती है, तुम तीनों बहुत अच्छी हो और तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरी बच्ची हो, मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। क्या कहा? हमारा क्या राज जानती हैं आप? चुड़ैल के इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक वन परी के रूप में बदल जाती है। मैं इस जंगल की वन परी हूँ और मैं चाहती थी कि मेरे अलावा कोई और इस जंगल की देखभाल कर सके, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। तुम तीनों चुड़ैल हो, लेकिन तुम तीनों का दिल बहुत साफ है, इसलिए तुम अच्छी चुड़ैल हो और लोगों की मदद करती हो। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, बोलो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दे दो जिससे कि मैं जब चाहूँ अपने लिए खाना प्रकट कर सकूं। तभी दूसरी चुड़ैल बोलती है, मुझे रूप धारण करने की शक्तियाँ दे दो ताकि मैं अपना रूप धारण करके किसी की भी मदद कर सकूं। तभी तीसरी चुड़ैल बोलती है, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों चुड़ैल दिन के समय हमेशा इंसान के रूप में दिखे। ठीक है, मैं तीनों को वरदान देती हूँ, तुम तीनों जो भी चाहती हो तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें जंगल की रखवाली करनी होगी। तीनों चुड़ैल तैयार हो जाती है। अब तीनों के पास अपनी अपनी जादुई शक्तियाँ होती है और वो एक दिन गांव में घूमने के लिए जाती है। तभी पहली चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है इंसानी रूप में वापस आकर, अब खाने का इंतजाम और हो जाए। चुड़ैल के इतना कहते ही उसके मन पसंद सभी पकवान सामने आ जाते हैं, जिसके बाद तीनों चुड़ैलें बहुत खुश हो जाती है और तीनों मिलकर खाना खाने लगती है और गरीब लोगों में भी खाना बांट देती है। इसके बाद तीनों गांव में घूमकर वापस जंगल की तरफ जाने लगती है।
लेकिन तभी उन्हें एक घर से शोर शराबे की आवाज सुनाई देने लगती है। लगता है इस घर के अंदर कुछ गड़बड़ है, चलो देख कर आते हैं। वो तीनों चुड़ैलें खिड़की से घर के अंदर झांकने लगती है तो वो देखती है कि एक आदमी डंडे से अपनी बीवी को मार रहा होता है। ये देख उनमें से एक चुड़ैल कहती है, अरे ये आदमी तो बहुत ही बुरा है, इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। वो चुड़ैल तुरंत उस औरत का रूप धारण कर लेती है और उस आदमी को कमरे में बंद करके डंडे से मारने लगती है। बहुत मार रहा था ना तू मुझे, बता अब कैसा लग रहा है तुझे मार खाकर? अरे मैंने तुझे इतना मारा था, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? तुम तो एकदम चंडाल बन गई हो। वो आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद चुड़ैल बहुत खुश होती है और वापस अपने रूप में आ जाती है और उस औरत के पास जाकर कहती है, अगर तुम अपने आप को कमजोर रखोगी तो सभी लोग तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, इसलिए अपने आप को कठोर बनाओ और पत्थर का जवाब पत्थर से दो और मजबूत औरत बनो। चुड़ैल की बात सुनकर वो औरत अपने आप को संभाल लेती है। तभी शाम होने वाली होती है। तीनों चुड़ैलों को अपने रूप में आने का डर सताने लगता है, इसलिए वो तीनों चुड़ैलें जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है और जंगल पहुँचते पहुँचते अपने असली रूप में आ जाती है। अच्छा हुआ हम सही समय पर जंगल आ गए, नहीं तो आज गांव वालों के सामने हमारी सच्चाई सामने आ जाती। सही कहा तुमने, लेकिन मुझे आज बहुत मजा आया लोगों की मदद करके। वो तीनों चुड़ैल आपस में बातें कर हंस रही होती है। तभी एक पेड़ के पीछे एक आदमी उन तीनों की बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो गांव वालों के पास जाकर उन्हें भड़काने लगता है। जंगल में 3 चुड़ैल रहती है और हमारे गांव में ऐसे घूम रही है जैसे इंसान हो। सही वक्त पर उन तीनों को जंगल से नहीं निकाला गया तो हमारे गांव का सर्वनाश हो सकता है। सभी गांव वाले उस आदमी की बातों में आ जाते हैं और मदद मांगने एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। इसके बाद वो तांत्रिक जंगल में जाकर उन तीनों चुड़ैल को अपने वश में करने की कोशिश करता है। तभी तीनों चुड़ैल कहती है, गांव वालों, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। हाँ, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। तभी तीसरी चुड़ैल अपने मन ही मन वे जंगल की वन परी को याद कर रही होती है। तभी वहाँ जंगल की वन परी प्रकट हो जाती है, जिन्हें देख तांत्रिक बाबा के होश उड़ जाते हैं। तभी वन परी कहती है, इन लोगों को मैंने वरदान दिया था ताकि तुम गांव वालों की मदद कर सके, लेकिन तुम लोग इन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हो। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, क्षमा करो वन परी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे सच्चाई नहीं पता थी। फिर वन परी के कहते ही तांत्रिक उन तीनों चुड़ैलों को छोड़ देता है, जिसके बाद गांव वाले भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और तीनों चुड़ैल से माफी मांगते हैं। क्या घड़ी, मालती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? आज तुम बच्चों को सुबह सुबह क्यों मार रही थी? बेचारे बुरी तरह रो रहे थे। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और ये बच्चे हर वक्त कुछ न कुछ खाने की जिद किया करते हैं। खाने का सामान लाने के लिए कहाँ से लाऊं पैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम कहीं अपने लिए छोटा मोटा काम ढूंढ लो। पर मुझे काम देगा कौन? अरे तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हें काम बताती हूँ। मैंने सुना है मुखिया जी के घर में एक काम वाली की जरूरत है। अगर तुम मुखिया जी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर सकती हो तो तुम चली जाओ वहाँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विमला बहन। मैं अभी मुखिया जी के घर जाती हूँ। मुझसे मेरे बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ देर बाद मालती मुखिया जी के घर पहुँची। अच्छा, तो तुझे काम चाहिए? तुझे घर के सारे काम करने तो आते हैं ना? खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन सब कर लेगी ना? हाँ मुखिया जी, मैं सब काम कर लूंगी। मुखिया उसे काम पर रख लेता है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। मालती मुखिया के घर अच्छे से काम कर रही थी। मुखिया की पत्नी सुजाता को भी मालती का काम बहुत पसंद आ रहा था। सुन मालती, तुम काम बहुत बढ़िया करती हो। हमें ऐसी ही काम वाली चाहिए थी। अच्छा, जाते समय अपने बच्चों के लिए खाना लेती जाना। मैंने रसोई में एक थैली में पैक करके रख दिया है, ठीक है? जी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तभी अचानक मुखिया के घर में लगी दीवार घड़ी जोर जोर से टन टन की आवाज करने लगी। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गई थी इस घड़ी को देखकर। मुझे अपनी नानी के घर की याद आ गई। मेरा मायके बहुत अमीर था मालकिन, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा घर लिखा था जहाँ खाने के लिए भी सोचना पड़ा और मेरी ऐसी हालत हो गई, वरना मेरे घर पर नौकर चाकर सब थे। मालती, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हें पता है ये घड़ी बहुत पुरानी है, उनके दादा के जमाने की है। बिल्कुल ऐसी ही घड़ी मेरी नानी के घर में भी थी और वो घड़ी मुझे बहुत पसंद थी। उस घड़ी की वजह से मैं समय पर स्कूल जाया करती थी और समय पर हर काम किया करती थी। मालती को अब मुखिया के घर पर लगी घड़ी से लगाव हो गया। वो जब भी सुबह मुखिया के घर काम पर आती तब वो घड़ी बजा करती, और जब वो काम खत्म कर घर जाने के लिए निकलती तब भी घड़ी टन टन कर बजा करती। ऐसी ही समय निकल रहा था। एक दिन जब शाम के समय मालती घर जा रही थी, तभी मुखिया उसे रोकते हुए बोला, सुन मालती, अभी तुम घर नहीं जा सकती। पर मुखिया जी, मैंने तो घर का सारा काम कर लिया है। वो मुझे पता है, दरअसल आज खेत में काम करने वाला मजदूर नहीं आया, इसलिए तुझे खेतों में काम करना है। सिर्फ 2 घंटे की बात है। पर मेरे बच्चे घर पर मेरे इंतजार कर रहे होंगे। मुखिया जी, मैं कल सुबह जल्दी आते ही सबसे पहले खेतों में काम कर दूंगी, फिर घर का सारा काम कर दूंगी। अभी मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। जिस तरह तुझे समय पर पैसा मिल जाता है, उसी तरह मुझे समय पर काम चाहिए, समझी? अगर काम नहीं करना चाहती तो मैं तुझे काम से निकाल देता हूँ। मालती मजबूर होकर खेतों में काम करने लगी। अब मुखिया मालती से ज्यादा काम करवाने लगा, जिस वजह से मालती घर अक्सर देर से पहुंचा करती। एक रात करीब 10 बजे जब मालती काम कर घर लौट रही थी, तब उसकी पड़ोसन विमला उसे देखकर बोली, मालती बहन, तुम तो सुबह 7 बजे ही मुखिया जी के काम करने निकल जाती हो और इतनी रात को घर लौट रही हो। कहीं वो तुमसे ज्यादा काम तो नहीं करवाते? अब कर भी क्या सकते हैं विमला बहन, मैं जब भी जल्दी काम खत्म कर घर आने लगती हूँ, वो कोई न कोई काम मुझे पकड़ा देते हैं। अब मना करूँ भी तो कैसे करूँ? मेरा काम छूट जाएगा और फिर घर की हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, गरीब लोगों का फायदा उठाना जानते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम सुबह देर से जाया करो। जब ये तेरी छुट्टी देर से करते हैं तो तुम भी सुबह जल्दी मत जाया करो। विमला की बात मानकर मालती 2-4 दिन काम पर देर से जाने लगी, जिसके लिए मुखिया मालती को खूब सुनाता है। मुखिया जी, मैं कई दिनों से घर लेट जाती हूँ। मेरे बच्चे भूखे पेट मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। आपको मुझसे जितना काम करवाना है 7 बजे तक करवा लिया करिए। लेकिन मुखिया मालती की एक नहीं सुनता और उसकी हर रोज लेट छुट्टी करता है। एक रोज मालती की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। उसे बहुत तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए काम पर चली गई। लेकिन जब वो मुखिया के घर पहुंची तो उसे आने में 15 मिनट लेट हो गया था। यह देख मुखिया गुस्से से बोला, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, तू हर रोज अब देर से आने लगी है। मुखिया जी, आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आज देर से आई हूँ। लेकिन देर से आने पर भी मैं सारा काम तो करती हूँ। एक तो लेट आई है, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाती है। अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर मुखिया डंडा उठाकर मालती को मारने लगा। मालती चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन मुखिया ताबड़तोड़ उस पर डंडे बरसाए जा रहा था। मालती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो डंडे का वार सह नहीं पाई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। ये क्या किया आपने? बेचारी मालती तो मर गई। तुम इंसान हो या शैतान? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे क्या पता था डंडे की मार से ये मर जाएगी। अब मुझे जल्दी से ठिकाने लगाना होगा, वरना पुलिस को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुखिया तुरंत अपने नौकर से कहकर मालती की लाश को घर के खेत में दफना देता है। लेकिन जब मालती काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसकी पड़ोसन विमला और कुछ गांव वाले मुखिया के घर मालती के बारे में पूछने आए। तभी मुखिया उन सभी से झूठ बोल देता है कि मालती 1 हफ्ते से उसके घर काम करने आई ही नहीं। गांव वालों को समझ नहीं आता आखिर मालती अचानक कहाँ चली गई। मालती के साथ हुए इस हादसे को करीब 2 महीने बीत चुके थे। गांव वाले भी धीरे धीरे मालती को भूल चुके थे। वहीं मालती के दोनों बच्चे अनाथ हो चुके थे।
एक रात मुखिया जब अपने कमरे में सो रहा था, तभी दीवार घड़ी जोर जोर से टन-टन करने लगी। ये घड़ी दादाजी की नहीं होती तो मैं इसे कब का तोड़ देता। रात भर बजती रहती है, सोने भी नहीं देती। मुखिया के इतना कहते ही घड़ी में से रोने की आवाज आने लगी और कुछ देर बाद जोर जोर से हंसने की आवाज। मुखिया ने जब उस घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में से 2 लाल लाल आंखें उसे घूर रही थी। मुखिया यह सब देखकर डर गया और तुरंत घड़ी को उतारकर जमीन पर पटक तोड़ दिया। अगली सुबह मुखिया के कानों में फिर से टन टन की आवाज सुनाई दी। उसने देखा दीवार घड़ी बिल्कुल सही सलामत दीवार पर लगी हुई थी। उसने सोचा शायद उसने रात को कोई डरावना सपना देखा होगा। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नहा धोकर तैयार होकर गांव के पंचायत में निकल गया। लेकिन जब वो पंचायत में पहुंचा तो पंचायत सभा खत्म हो चुकी थी। अरे मुखिया जी, अब आने का क्या फायदा? सभी ने आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन आप अब आ रही हैं। लेकिन मैं तो समय पर निकला था, मुझे 12 बजे आने के लिए बोला गया था और देखो अभी घड़ी में 12 बज रहे हैं। अरे ये क्या, मेरी घड़ी खराब कैसे हो सकती है? इस घड़ी में तो 2 बज रहे हैं। मुखिया दरअसल घर पर लगी दीवार घड़ी को देखकर आया था, लेकिन उस घड़ी में मालती की आत्मा का बसेरा हो चुका था और उसी ने मुखिया जी की घड़ी का समय आगे कर दिया था। ऐसे ही कई दिन चलता है। मुखिया या तो कभी पंचायत में लेट पहुंचता या तो वो वक्त से कई घंटे पहले पहुंच जाता। अब की बार गुस्से से मुखिया दीवार घड़ी को जमीन पर पटक तोड़ देता है और नौकर से उस घड़ी को कहीं दूर फेंकने को कहा। मुखिया की पत्नी सुजाता इस बात से बड़ी हैरान थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अगली सुबह फिर से टन टन की आवाज से मुखिया की नींद खुल गई। उसने देखा दीवार घड़ी बिल्कुल ठीक ठाक दीवार पर टंगी हुई थी। यह देख मुखिया के साथ साथ उसकी पत्नी सुजाता का भी सिर चकरा गया। तभी घड़ी में से आवाज आई, तूने सबको झूठ बोला, तू खूनी है, खूनी, तू खूनी है मुखिया, खूनी। तभी वहाँ एक भयानक चुड़ैल घड़ी से बाहर निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई और मुखिया का गला दबोच लिया। मुखिया लोगों को सच बताता है या फिर तुझे मारकर इस बात को राज रहने दूं? नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मैं सभी को सच बताने के लिए तैयार हूँ कि मैंने ही तुम्हें मारा है और घर के पीछे वाले खेत में तुम्हें दफनाया था। तुम जैसे लोगों की वजह से औरतें घर से बाहर निकलना नहीं चाहती। गरीब को दबाने वाले तुम जैसे लोगों को अमीरी का भूत सवार रहता है। मुखिया बुरी तरह डर चुका था। अब वो अपना जुल्म कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, वो सभी गांव वालों को बताता है कि उसने ही मालती को मारा। खून के इल्जाम में मुखिया को उम्र कैद की सजा हो जाती है। वहीं मुखिया की पत्नी सुजाता मालती के दोनों बच्चों को गोद ले लेती है और उनकी परवरिश करने का फैसला लेती है, क्योंकि वो अपने पति के पापों का पश्चाताप करना चाहती थी। ये सब देख मालती की आत्मा, जो इतने समय से दीवार घड़ी में रह रही थी, उसे मुक्ति मिल गई और वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली गई।